अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपना काम जो है वो टाइम से कर रहे होंगे। एज़ यू नो हम डायनामिक्स का चैप्टर पढ़ रहे थे और उसका आज का हमारा एसएलओ है डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस। हमने डिफरेंट टाइप की फोर्सेस आज देखनी है और उनके दरमियान में क्या डिफरेंस है उसको आज हम देखेंगे। तो आपकी बुक का पेज नंबर है 55 फंडामेंटल फोर्सेस और इसमें आगे फिर हमारे पास इसकी 4 टाइप्स हैं, उनको हम देखेंगे। तो फंडामेंटल फोर्सेस जो होती हैं हमारे पास, ये बुनियादी फोर्सेस होती हैं। तो हमारे पास ये कितनी है? दीज आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन द नेचर। ठीक है, नेचर में हमारे पास 4 किस्म की फोर्सेस होती हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं कई दफ़ा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है, वीक न्यूक्लियर फोर्स होती है। एवरी फोर्स कम्स अंडर एनी ऑफ दीज फोर्सेस। ठीक है, और उसके बाद जितनी भी फोर्सेस हैं वो सब इनके अंडर ही काम कर रही होती हैं। बुनियादी तौर पे जो हमारी फोर्सेस है वो कितनी है? 4 है। अब इनको वन बाय वन पढ़ते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, आपको पहले ही पता है ग्रेविटी की फोर्स क्या है कि वो ज़मीन जो है वो हर चीज़ को अपनी तरफ क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है। तो द ग्रेविटेशनल फोर्स हैज़ बीन डिस्कस्ड इन प्रीवियस सेक्शन, वी ऑफन टॉक अबाउट दिस फोर्स। तो उसने भी बुक ने भी यही लिखा है कि हमारे पास ये क्या है, पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। इट इज़ द वीकेस्ट अमंग ऑल। अब ये इसके मतलब आपने इन्फॉर्मेशन जो है वो याद रखनी है कि ये क्या है, हमारे पास सबसे वीकेस्ट फोर्स होती है ऑफ ऑल फोर्सेस। जो ये 4 बाकी फोर्सेस हमारे पास 3 है, इन सब में जो वीकेस्ट फोर्स होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। बीइंग अ लॉन्ग रेंज फोर्स, अब ये देखें वैसे ये क्या होती है? वीक होती है, लेकिन इसकी रेंज जो है बहुत ज़्यादा होती है। इट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट डिस्टेंस, यानी इसकी डिस्टेंस की कोई हद नहीं होती। ऑल दो इट बिकम्स वीकर एंड वीकर। अब इस लाइन का क्या मतलब हुआ? ये क्या है? लॉन्ग रेंज फोर्स है। ये जैसे अब देखेंगे जो चाँद का ज़मीन से फासला है वो कितना ज़्यादा है, लेकिन इनके दरमियान भी जो फोर्स होती है वो ग्रेविटी की फोर्स होती है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा इसकी रेंज जो है वो लॉन्ग है। ठीक है, और डिस्टेंस जो है वो कितना ज़्यादा कवर कर सकती है। वो कह रहे हैं फिर कि ये ऑल दो इट बिकम्स वीकर एंड वीकर। अब आपको पता है कि जो फॉर एग्जांपल ये 2 बॉडीज़ हैं, इनके दरमियान में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अब जैसे जैसे इस बॉडी को इससे दूर लेते जाएंगे, फॉर एग्जांपल ये वाली बॉडी जो है इसको हमने इधर रख दिया, इसको हमने इधर रख दिया, अब क्या हुआ? इसके दरमियान क्या हुई? ग्रेविटेशनल जो फोर्स थी, ग्रेविटी की फोर्स इनको जो खींच रहे थे आपस में एक दूसरे को, वो कम होती जाएगी। तो इस तरह से वो कह रहा है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो वीक होती जाएगी। ठीक है, तो ये थी हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब ये देखिए, मैग्नेटिक फोर्स जो होती है, यानी मैग्नेट से रिलेटेड वो मैग्नेट की जो फोर्स होती है। ठीक है, अब इसके साथ इलेक्ट्रो भी ऐड हो गया। इसका मतलब है इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास होगी। जब करंट पास होगा किसी भी मैग्नेट के साथ तो फिर वो हमारे पास जो फोर्स आ जाएगी उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सो इसको पढ़ते हैं। इट इज़ अ फोर्स दैट कॉज द इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोर्स कम अंडर दिस कैटेगरी। इसमें अब इलेक्ट्रोस्टैटिक भी आती है और मैग्नेटिक फोर्स भी आती है। जो 2 चीज़ों का ये कॉम्बिनेशन है ना, इलेक्ट्रो एंड मैग्नेट। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक भी आती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इसमें है, और मैग्नेटिक फोर्स भी आती है। ठीक है, दीज आर लॉन्ग रेंज फोर्सेज। अब ये भी क्या है? लॉन्ग रेंज फोर्सेज हैं। द एरिया इन विच दीज फोर्सेज एक्ट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को उसने डिफाइन किया हुआ कि जिस एरिया में ये फोर्सेज एक्ट करती हैं उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज आर स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेज। ठीक है, तो अब ये क्या है? ये हमारे पास फोर्सेस जो हैं स्ट्रॉन्ग होती हैं ग्रेविटेशनल से और वीक न्यूक्लियर फोर्सेस से। ठीक है, दीज फोर्सेस कॉज ऑल केमिकल रिएक्शन। इसी फोर्सेस की वजह से सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं, क्योंकि इसमें फिर चार्जेस की बात आ जाती है। ठीक है, इट बाइंड्स टुगेदर एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड क्रिस्टल्स etc। तो ये जो है मॉलिक्यूल्स को, क्रिस्टल्स को जो है वो बाइंड करके रखती है। एट माइक्रोस्कोपिक लेवल इट इज़ पॉसिबल कॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन डिफरेंट सर्फेसिज इन रिलेटिव मोशन। तो फिर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर अगर हम देखें तो फिर ये फ्रिक्शन में भी इसका क्या है? इस्तेमाल है। ठीक है, तो ये हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। उसके बाद है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है? इट होल्ड द एटॉमिक न्यूक्लियाई टुगेदर बाय बाइंडिंग द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ओवरकमिंग रिपल्सिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन। यानी कि जो न्यूक्लियस हमारे पास होता है उसके अंदर जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं उसको जो है ये बाइंड करके रखती है, और उसके दरमियान में अगर प्रोटॉन्स हैं डिफरेंट और उसके दरमियान जो रिपल्सिव फोर्सेस होती है उन सब चीज़ों को ये क्या करती है? बाइंड करके रखती है। इट इज़ अ शॉर्ट रेंज फोर्स। अब ये जो है
शॉर्ट रेंज होती है। क्यों शॉर्ट रेंज होती है? कि हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल एक छोटा सा होता है, तो उसके अंदर अंदर ही ये एक्ट कर रही होती है विद द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻14। तो ये इसका ऑर्डर है, ठीक है। ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखिएगा। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स इंक्रीज बियॉन्ड दिस रेंज दिस फोर्स इज टू एक्ट, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो फिर ये फोर्स एक्ट करती है। अच्छा, अब ये साइड पे उसने दिखाया हुआ है कि द बाइंडिंग फोर्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस के अंदर जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं जो हैं वो बाइंड होते हैं और इसके इर्द गिर्द जो है इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद है वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ न्यूक्लियस। ये डिसइंटीग्रेशन क्या होती है? ये डिके से निकला है, आप लोगों ने शायद पहले कहीं पढ़ा हो, अल्फा डिके, बीटा डिके, ठीक है। डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है टूटना, ठीक है। न्यूक्लियस को जब टूटता है तो तब जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स होती है। फॉर एग्जांपल द वीक न्यूक्लियर फोर्स एग्जीक्यूट्स द बीटा डिके ऑफ अ न्यूट्रॉन इन विच अ न्यूट्रॉन ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोटॉन। अब न्यूट्रॉन किस में होता है? असल में डिके जो होता है इसका मतलब होता है किसी चीज़ की तोड़ फोड़ हो जाना या उसका कम होते जाना। जैसे कोई पुरानी चीज़ जो पड़ी होती है वो पुरानी से पुरानी होती जाती है, यानी कि वो क्या होती जाती है, डिके होती जाती है, और उस मतलब उसकी वैल्यू भी कम होती जाती है और उसका डिके प्रोसेस भी जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह से वो कह रहा है कि जब बीटा डिके होता है तो उसके दौरान क्या होता है, न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोटॉन्स में। इन द प्रोसेस बीटा पार्टिकल्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स एंड एन अनचार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड एंटी न्यूट्रिनो आर इमिटेड। न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो इस दौरान इलेक्ट्रॉन्स बीटा पार्टिकल के और साथ में एंटी न्यूट्रिनो इमिट होता है, ठीक है। ये जो हमारे पास टर्म्स है ना, बीटा डिके, अल्फा डिके, एंटी न्यूट्रिनो, ये सारी आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे और फिजिक्स का जो चैप्टर एक नेक्स्ट आएगा हमारे पास, भी 10th में आ जाए या फिर ये डिटेल के साथ पढ़ेंगे। फ़िलहाल जो है आपको वो वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बता रहा है कि इन सब चीज़ों में वीक न्यूक्लियर फोर्स यूज़ हो रही होती है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ड्यू टू वीक न्यूक्लियर फोर्स रेडियो एक्टिव डिके ऑफ एटम्स अकर। तो हमने ये बात याद रखनी है कि जो रेडियो एक्टिव डिके है वो किसकी वजह से होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्सेज की वजह से। हाउएवर वीक न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्गर होती है बट वीकर देन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से क्या होती है, वीकर होती है। अब ये लाइन भी आपने याद रखनी है, ठीक है। इट इज़ अ शॉर्ट रेंज फोर्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻17। अब इसका ऑर्डर भी आपने याद रखना, 10⁻⁻17 जैसे इसका हमने रखा था। तो ये थी हमारे पास डिफरेंट टाइप की फोर्सेस। अब उसके बाद है यूनिफिकेशन ऑफ अ वीक न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। अब ये क्या है, ये बड़े मज़े की चीज़ है हमारे पास। यूनिफिकेशन होता है मतलब यूनी मतलब एक हो जाना। यूनिफिकेशन किस किस की, वीक न्यूक्लियर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब हमारे पास कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और ये पाकिस्तानी थे हमारे डॉक्टर अब्दुल सलाम, और उनके साथ कौन थे, शेल्डन ग्लेशियो एंड स्टीवन वेनबर्ग, ठीक है। वर अवॉर्डेड इन 1979, ये भी याद रखनी है बात, नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स फॉर देयर कंट्रीब्यूशंस। उन्हें किस बात पे नोबेल प्राइज़ मिला, उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया इन फिज़िक्स फॉर देयर कंट्रीब्यूशंस टू द यूनिफिकेशन। उन्होंने क्या काम किया, यूनिफिकेशन की ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्सेस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। ये वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को उन्होंने कहा कि ये एक ही हैं, ठीक है। ऑल द दीज टू फोर्सेस अपीयर टू बी डिफरेंट इन एवरीडे फिनोमिना। तो वो कह रहे हैं कि वैसे तो ये डिफरेंट इसका फिनोमिना हमें लग रहा होता है अपनी एवरीडे लाइफ में, बट द थ्योरी मॉडल्स थीम एज टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम फोर्स। तो जो टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं इसके, वीक न्यूक्लियर के और इलेक्ट्रोमैग्नेट के, वैसे तो हमें वो कह रहा है कि देखने में तो हमें डिफरेंट लग रही होती है लेकिन इनका काम जो है वो एक ही तकरीबन समझा जाता है। यूनिफिकेशन का मतलब है ना, एक ही उसको तस्वुर किया जाता है। इट इफेक्ट्स आर ऑब्जर्व्ड फॉर द इंटरेक्शंस टेकिंग प्लेस एट हाई एनर्जी। तो इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो हाई एनर्जी पे देखे जा सकते हैं। आज का आपका होमवर्क है व्हाट इज़ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और MCQ है विच फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इन फ्री फॉल। कौन सी फोर्स जो वो एक्ट करती है फ्री फॉल में, थ्रस्ट की करती है, ड्रैग फोर्स करती है, फ्रिक्शन की करती है, या फिर ग्रेविटी की। अच्छे से सॉल्व करके पोर्टल पे अपलोड कर दीजिएगा। ये थी आज की क्लास। फी अमानिल्लाह।